हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं बाज़ार हुस्न की मशहूर तवाइफ के घर पैदा हुई थी। हमारे यहाँ रवाज था, जब कोई तवाइफ बेटी जनती तो फिर उसको आज़ाद कर दिया जाता। अब जब मैं जवान होने लगी थी तो रोज़ एक बूढ़ी औरत मुझसे कहती कि तू कभी बेटी न जनना, वरना तुझे भी आज़ाद कर देंगे। मुझे समझ ना आता वो ऐसा क्यों कहती है, पर जब मैंने भी बेटी जनी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि आज़ादी के नाम पर मुझे। बाज़ार हुस्न में आज मामूल से ज़्यादा रौनक थी। मैं सुबह सुबह उठी तो देखा कि पूरे कोठे को सजाया जा रहा था। मैं हैरान हुई कि आज यहाँ पर क्या हो रहा है या होने वाला है। मैं चूंकि यहाँ की नहीं थी, इसलिए मुझे इतना इल्म नहीं था कि कब यहाँ पर क्या होता है। मैंने एक दूसरी लड़की से पूछा कि यहाँ क्या होने वाला है। कहने लगी, आज रेशमा की आज़ादी का दिन है, उससे इस कैद से रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि वो एक बेटी की माँ बन चुकी है। रेशमा यहाँ की मशहूर तवाइफ थी और कुछ दिनों पहले ही उसने बेटी को जन्म दिया था, और इसी के एहसास में आज कोई जश्न रखा जा रहा था। मैं कदरे हैरान हुई कि एक बेटी की माँ बनने से क्या इस कोठे से उसे रिहाई मिल जाती है। हर तरफ तैयारियां चल रही थीं। कोठे की सबसे बड़ी बाई, जिसको रतन बाई कहा जाता था और जिसने इस कोठे का नस्मो नसक संभाला हुआ था, वो भी खिलाफे मामूल आज बहुत खुश दिखाई दे रही थी, वरना तो वो गुस्से में ही रहती थी और यहाँ सब लड़कियों को झिड़कती रहती थी। आज तो वो यूं सबको प्यार से बुला रही थी जैसे उससे बढ़कर कोई मेहरबान ही ना हो। थोड़ी ही देर बाद एक औरत आई। मालूम हुआ वो शहर की मशहूर ब्यूटिशियन थी जो रेशमा को तैयार करने आई थी। रेशमा 20 साल की एक इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, जो यूं नाचती थी जैसे बिजली रक्स कर रही हो। इसकी एक एक अदा कातलाना थी, और जब वो मुजरा करती थी तो सबकी सांसें थम जाती थी। मैं उसको चोरी चोरी देखा करती थी और सोचती थी कि मैं एक लड़की होके इसके तिलिस्म में खो जाती हूँ तो मर्दों का क्या हाल होता होगा। रेशमा की बेटी भी उसी के जैसी खूबसूरत थी। मैंने अपनी साथी लड़की से पूछा कि रेशमा की शादी किससे हुई, इसकी बच्ची का बाप कौन है। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ी तवाइफ जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम किस कदर मासूम लड़की हो। यहाँ तुम्हें 3 साल हो गए हैं और तुम्हें अभी तक यही नहीं मालूम कि तवाइफों की शादी नहीं होती। और जहाँ तक रेशमा की बच्ची के बाप का सवाल है, तो खुद रेशमा को भी नहीं मालूम कि उसकी बच्ची का बाप कौन है। मैं दंग रह गई कि भला ये कैसे हो सकता है। रेशमा को तो पता ही होगा। मैंने सजावट पर नज़र डालते हुए पूछा, रेशमा आज़ाद होकर यहाँ से चली जाएगी? वो बेचारी अपनी बेटी को लेकर कहाँ जाएगी? बूढ़ी तवाइफ बोली, तुम अभी छोटी हो, बड़ी होगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं वहाँ से रेशमा के कमरे में गई। वो बहुत हसीन लग रही थी, लेकिन ये देखकर मैं दंग रह गई कि वो रो रही थी। मैंने कहा, अरे तुम क्यों रो रही हो? तुम तो आज आज़ाद होने वाली हो। मुझे बूढ़ी तवाइफ ने बताया है कि जो तवाइफ बच्ची को जन्म देती है वो यहाँ से आज़ाद हो जाती है। तुम भी तो आज़ाद हो जाओगी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मेरी बात सुनकर उसकी आंखें मजीद भर आईं। कहने लगी, तुम कभी बेटी न जनना, तुम अभी कुछ नहीं जानती। मैंने सोचा ये सब क्यों पहेलियों में बातें कर रहे हैं, मुझे साफ साफ क्यों नहीं बताते। थोड़ी देर बाद बहुत सारी लड़कियां आईं और सजी संवरी रेशमा को लेकर कमरे से बाहर चली गईं। मैं भी तजस्सुस में उनके पीछे चलने लगी। बड़े कमरे में बहुत रश था, वहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। रेशमा को इसी कमरे में ले जाया गया। मैं भी अंदर जाने लगी तो रतन बाई ने मुझे इशारे से मना कर दिया और जाने का कहा। दरवाज़ा बंद हो गया। अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। मैं वापस अपने कमरे में गई और सोचने लगी कि रेशमा के साथ क्या हो रहा होगा। मुझे इस कोठे पर आए 3 साल होने को थे। मैं यहाँ पैदा नहीं हुई थी, बल्कि जबरन लाई गई थी। मेरा नाम हीरा है और मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर में बहुत हंसी खुशी रह रही थी। हमारी ज़िंदगी में दूर दूर तक किसी परेशानी या दुख का नामो निशान नहीं था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और वो दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन फिर हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। अम्मा की ज़िंदगी में कोई और आ गया। वो शख्स रोज़ मेरे बाप के घर से जाते ही हमारे घर आ जाता। फिर अम्मा और वो ढेरों बातें करते, हंसते और खाना खाते। अम्मा को ये लगता था कि मैं बच्ची हूँ, मगर मैं समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है। मेरी अम्मा मेरे बाप को धोखा दे रही थी और मुझे समझ नहीं आती थी
कि ऐसा क्यों कर रही है। फिर अम्मा की बातों से अंदाज़ा हुआ कि अब्बा का काम अब ठीक नहीं चल रहा। वो पहले की तरह पैसे नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए मेरी माँ और बाप के बीच एक तीसरा शख्स आ गया था। बहुत जल्द मेरे बाप को भी पता चल गया। मुझे याद है उस दिन अब्बा और अम्मा की बहुत लड़ाई हुई थी। अब्बा कह रहे थे कि क्या पैसों की खातिर तुम अब तक मेरे साथ थे। अम्मा ने चीख कर कहा, हाँ पैसा ही सब कुछ होता है, वो मुझे और मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा मुस्तकबिल देगा। उसने अपना घर भी मेरे नाम कर दिया है, इसका बहुत बड़ा बिजनेस है और तुम एक मामूली सी नौकरी कर रहे हो। तुम्हारे साथ मुझे कभी वो आसाइशें नहीं मिल सकती जो मैं चाहती हूँ। मेरे बाप को तो उम्मीद नहीं थी कि मेरी माँ यूं भी बदल जाएगी। हर बार मर्द बुरा नहीं होता। मुझे उस दिन पता चला था कि हर कहानी में विलन सिर्फ मर्द नहीं होता, सिर्फ वही धोखेबाज नहीं होता, कभी कभी औरत भी कसूरवार होती है। मेरी माँ ने दौलत की लालच में जिस आदमी से शादी की वो बहुत बड़ा फ्रॉडिया था, मगर मेरी माँ को अंदाज़ा न था इसकी आंखों पर दौलत की पट्टी बन चुकी थी। माँ मुझे अपने साथ नहीं लाना चाहती थी, मगर मेरा सौतेला बाप अम्मा को मनाता रहा कि अपनी बेटी को भी साथ लेकर चलो, तुम्हारा शौहर इसके ज़रिए फिर से तुमसे राब्ता इस्तेवार करेगा। तब तक मेरी उम्र 11 साल हो चुकी थी। मेरी माँ ने अब्बा से तलाक ली और मुझे अपने साथ ले आई। मेरा सौतेला बाप मेरी माँ को लेकर एक शानदार से मकान में आ गया। मेरे लिए वो रोज़ फल लाता था, नए नए कपड़े और जूते। मैं अपने सगे बाप को याद करके रोती थी और मेरी माँ मुझे डांट कर कहती थी कि तुम्हारा बाप तुम्हें कभी इतनी महंगी चीज़ें नहीं दिला सकता। शुक्र करो मेरे शौहर ने तुम्हें कबूल कर लिया। मुझे यहाँ नहीं रहना था, मुझे अपने बाप के पास जाना था, लेकिन अम्मा को मेरी कोई परवाह न थी। वो अपने शौहर के पैसे पर ऐश करके बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजार रही थी। कभी कभी मेरी माँ मुझे मेरे सगे बाप से मिलने ले जाती। यूं ही 1 साल हो गया। कुछ दिनों से मैं अम्मा से बार बार कह रही थी कि मुझे अब्बा के पास जाना है, मगर अम्मा को फुर्सत ना थी। एक दिन अम्मा घर पर नहीं थी। मेरे सौतेले बाप ने मुझे कहा, तुम्हारी माँ ने कहा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे बाप के पास छोड़ाऊँ, चलो तैयार हो जाओ। मैं खुशी खुशी उसके साथ घर से निकल गई, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। वो शख्स तो बहुत बड़ा धोखेबाज था। उसने मुझे एक आदमी के हाथ 5 लाख में बेच दिया। मैं बहुत रोई, मगर वो आदमी मुझे लेकर एक कोठे पर चला आया। उस दिन ज़िंदगी में पहली बार मुझे मालूम हुआ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इससे पहले मुझे अपने बारे में कुछ पता नहीं था। असल में मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैं भी अपनी माँ पर ही गई थी। इस शख्स ने डबल पैसों में मुझे रतन बाई के आगे बेच दिया था। मैं जब यहाँ लाई गई तो 1 हफ्ते तक रोती रही। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं यहाँ कैसे हूँ, क्यों हूँ, ये लोग कौन हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब समझ आ गई। मैं रोज़ शाम को बाकी नौजवान लड़कियों के साथ रक़्स की तरबियत हासिल करती। बाकी लड़कियों की उम्र 17 और 18 साल थी, जबकि मैं ही सबसे कम उम्र थी। इन 3 सालों में मैं अपनी उम्र से कई गुना ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। मुझे यहाँ की ज़िंदगी के बारे में सब मालूम होता जा रहा था और मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया था और यह हकीकत मान ली थी कि अब मेरी ज़िंदगी यही है, मेरा जीना मरना इधर ही है। क्योंकि मैं एक बार भागने की कोशिश कर चुकी थी और नतीजा भी देख चुकी थी। हुआ कुछ यूँ कि एक दिन मुझे भागने का मौका मिला। इत्तेफाक से सब मुजरे में मसरूफ़ थे और मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया। मैंने देख लिया कि बाहर कोई नहीं, इसलिए जल्दी से बाहर भागना शुरू कर दिया। मगर बुरा हुआ कि ऐन उसी लम्हे किसी ने मुझे देखकर शोर मचा दिया और मैं पकड़ी गई। रतन बाई ने मुझे कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक खाना नहीं दिया। भूख से मैं मजबूर हो गई और मरने पर आ गई। तब उसने मुझे कमरे से बाहर निकाला था और कहा था कि अगर तुमने आज के बाद भागने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम भागने की भी लायक नहीं रहोगी। अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है और इसी में तुम्हें रहना है। यहाँ से निकलने का ख्याल दिल से निकाल दो। उस दिन के बाद से मुझ पर सख्त पहरे लग गए थे और मैंने भागने का ख्याल दिल से निकाल दिया। मुझे यहाँ के सभी रस्म व रिवाज और तौर तरीक़ों का पता था, लेकिन ये पहली बार मैं सुन रही थी कि अगर कोई तवाइफ बेटी जनेगी तो वह रिहा हो जाएगी। रेशमा के साथ अब अंदर क्या हो रहा था मुझे कुछ इल्म नहीं था। 3 घंटे के बाद मैंने देखा कि रेशमा कोठे से निकलकर एक गाड़ी में बैठकर चली गई है। मैं हक्का बक्का रह गई कि वो कहाँ चली गई, अपनी बेटी को लेकर नहीं गई। बूढ़ी तवाइफ जिसकी उम्र अब 50 साल के लगभग हो चुकी थी, मेरे पास आई
और रेशमा की बेटी के बारे में पूछा। मैंने कहा वो रेशमा कितनी होशियार निकली, आज़ादी क्या मिली, अपनी बेटी को ही भूल गई, उसे यहाँ छोड़कर खुद चली गई। वो बूढ़ी तवाइफ जिसका नाम शुगन बाई था मुझे कहने लगी, तू बेटी न जनना वरना तुझे भी आज़ाद कर देंगे। मैंने दिल में सोचा, इस बूढ़ी तवाइफ का तो दिमाग खराब हो गया है, भला यहाँ से आज़ादी कौन नहीं चाहेगा। मैं भी रेशमा की तरह बेटी जनूंगी और आज़ाद हो जाऊंगी। मैं अब मुजरे में हिस्सा लेने लगी थी क्योंकि मैं अब जवान हो रही थी। मैं देखती थी कि जो लड़की बेटी जनती थी उसे रिहा कर दिया जाता था, फिर वो दोबारा इस कोठे की दहलीज पर नजर न आती। रेशमा को गए 3 वर्ष होने वाले थे। उसकी बेटी 3 साल की हो गई थी और वो आज तक वापस नहीं आई थी। शुगन बाई ही रेशमा और उसकी बाकी आज़ाद होने वाली लड़कियों की बेटियों को पाल रही थी। उसका अब यही काम रह गया था। मैं अब जवान हो गई थी और अब हर तरफ से मेरे ही हुस्न के चर्चे थे। मैं यहाँ रहकर और निखर गई थी क्योंकि इतने सालों से बाहर नहीं निकली थी, ना ही धूप का सामना किया था, इसलिए मेरा रंग दूध से भी सफ़ेद था और मैं इंतहा की खूबसूरत तवाइफ बन चुकी थी। मेरा काम बस मुजरा करना था और बस, लेकिन ग्राहकों की डिमांड बढ़ती जा रही थी। हर कोई मुंह मांगी रकम देकर मुझे हासिल करना चाहता था, लेकिन रतनबाई किसी को मुझे हाथ भी न लगाने देती। एक दिन मुजरे के दौरान एक अमीर और अयाश आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। रतनबाई को बहुत गुस्सा आया था, हालांकि ये बहुत आम बात थी, यहाँ अक्सर ऐसा होता था। मेरे अलावा जो लड़कियाँ आती थीं उनमें से अक्सर मर्दों के दिल बंद कमरों में बहलाती थीं, लेकिन रतनबाई को इस आदमी का यूं मेरा हाथ पकड़ लेना बहुत नागवार गुजरा। उसने उसी वक्त मुजरा रोक दिया और कहा, जब मैंने पहले ही बता दिया था कि नरगिस को कोई हाथ नहीं लगाएगा तो आपने सोच भी कैसे लिया कि आप इसे छू लेंगे। यहाँ सब मुझे नरगिस ही कहते थे। शुरू में सब मुझे मेरे असल नाम से बुलाते थे, मगर जैसे ही मैंने कद काट निकाला तो रतनबाई ने मुझे नरगिस का खिताब दे दिया। बकौल उसके मैं नरगिस के फूल जैसी हूँ। बाई ने सबको चले जाने का कह दिया। अपने साथ इसका ये सलूक मुझे समझ नहीं आता था। मुझे उलझन होती थी कि वो मुझसे ऐसा ख़ास सलूक क्यों करती है। बाकी लड़कियां भी हसद और जलन का शिकार होती और बाई से सवाल करती कि इसमें ऐसा क्या ख़ास है। ये रेशमा जितनी खूबसूरत तो नहीं है, फिर भी आप इसे रेशमा से बढ़कर इज्जत दे रही हैं। इसके साथ इतना प्यार क्यों? लेकिन वो सबको डांट कर चुप करवा देती और कहती, नरगिस चाँद है और मैं चाँद में ग्रहण नहीं लगवाना चाहती। मैं खुद भी हैरान होती थी कि सबकी वजह क्या है। मुझे लगता था कि बूढ़ी तवाइफ शुगन बाई ज़रूर कुछ ना कुछ जानती है, लेकिन वो मुझे कुछ ना बताती और बस यही कहती, तू बेटी न जनना वरना तुझे आज़ादी मिल जाएगी। इतने सालों से यहाँ कैद में रहते रहते थक चुकी थी और अब मुझे भी आज़ादी चाहिए थी। 1-2 बार मैं कोठे की चंद एक लड़कियों के साथ एक रईस ख़ानदान में मुजरा करने गई तो गाड़ी की खिड़की से बाहर के नज़ारे देखकर मैं शिद्दत से आज़ाद होने की ख्वाहिश करने लगी थी। इस बार कोठे पर 2 लड़कियां हामला हो गईं। सबको उम्मीद थी कि दोनों के यहाँ लड़की ही पैदा होगी। जो लड़की मेरी तरह आज़ाद होना चाहती थी वो कहती थी कि मैं बहुत अरसे से इस खबर का इंतज़ार कर रही हूँ, दुआ करो कि मेरे यहाँ लड़की पैदा हो ताकि मैं यहाँ से चली जाऊँ। लड़की जनने वाली कहानी भी मेरी अब समझ में आ रही थी। जो लड़की पैदा होती थी वो कोठे की मलकियत हो जाती थी जो मुस्तकबिल की तवाइफ बनती। वो अपना बुढ़ापा महफूज रखने की खातिर अभी से कल के लिए इक़दामात कर रही थी। जो 2 लड़कियां हामला थीं इनको बीच में बिठाकर रोज़ दुआ की जाती कि उनके यहाँ बेटी जन्म ले। ये वाहिद जगह थी जहाँ बेटे की बजाय बेटी की दुआ मांगी जाती थी। आधी दुआ कबूल हुई और आधी ना हुई। जो लड़की मेरी तरह आज़ादी की ख्वाहिश के लिए बेटी की दुआ मांग रही थी उस बेचारी के नसीब में अभी ज़ादी नहीं लिखी थी, क्योंकि उसके घर एक लड़के ने जन्म लिया, दूसरे के यहाँ बेटी पैदा हुई। यूँ आज़ादी का कुरा फाल उसके नाम निकला। उस दिन एक लड़के की पैदाइश पर पूरे कोठे में सोग मनाया गया। रात का खाना ही न बना था। कई दिन तक सबके मूड बिगड़े रहे, जैसे लड़का न सही कोई हिजड़ा पैदा हो गया हो। शायद हिजड़ा पैदा होने पर वो खुशी मना लेते, लेकिन लड़का होना जैसा यहाँ कोई गुनाह था। मैं ही इस लड़के को देख लेती थी, वरना तो इसकी माँ भी उसे न देखती। कहती ये मेरी आज़ादी की राह में रुकावट बनकर आया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने इस बच्चे को खुद पालना शुरू कर दिया। हफ्ते में 3 दिन मेरे मुजरे होते थे और जिस दिन मैंने रक्स करना होता था उस दिन जैसे सारा शहर उमड़ पड़ता था। लोग दूर दूर से मुझे देखने आते थे। सब लोग मुझे दूसरी रेशमा कहते थे। रतन भाई के पास नोटों का ढेर लग जाता था। मुझ पर से लाखों रुपए वारे जाते, लेकिन क्या फ़ायदा, वो सारे पैसे तो रतन भाई के पास जाते थे। मेरे हिस्से में तो सिर्फ तारीफ़ें ही आती थीं। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि मैं 20 साल की हो गई।
मुझे मुजरे करते हुए 3 साल हो गए थे और अभी भी मैं ही छाई हुई थी। एक दिन शुगन बाई मुझे बताने लगी कि मैं वो दूसरी लड़की हूँ जो इस तरह अवाम में मकबूल रही हूँ। मैंने दिलचस्पी से पूछा, पहली कौन थी? मेरा ध्यान रेशमा की तरफ गया। मेरे ख्याल से पहली लड़की वही हो सकती थी, मगर शुगन भाई ने ये कहकर मेरी हैरत और बढ़ा दी कि वो रेशमा की बात नहीं कर रही। मैंने हैरानी से पूछा कि फिर किसकी बात हो रही है? कहने लगी, रतन बाई की बेटी थी एक, उसका नाम मालिनी था। इंतहा की खूबसूरत थी। वो मशहूर तवाइफ थी। जब वो रक्स करती थी तो बड़े बड़ों को मात दे दिया करती थी। उसकी एक झलक देखने के लिए कोठे के बाहर लाइनें लगी रहती थीं। जब वो चलती तो लगता कि इसका एक एक अंग रक्स कर रहा है। इसके पीछे सारा शहर दीवाना था। तुमसे कई हिस्से खूबसूरत और दिलनशी। मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी। मैंने दिलचस्पी से पूछा, अब कहाँ है वो? वो उदास होकर कहने लगी, चली गई वो भी। मैं समझ गई कि वो भी आज़ाद होकर जा चुकी होगी। मेरा दिल बुरा होने लगा। मैं उसके पास से उठ गई। वो अब भी मालिनी के कसीदे पढ़ रही थी। कुछ अरसे बाद वही लड़की फिर हामला होने लगी। मुझे कहने लगी, नरगिस, तो मेरे लिए दुआ करो ना। मुझे यकीन है तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी। तुम अभी तक पाक हो, मेरी तरह गुनहगार नहीं हो। तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी। मैंने कहा, मैं अब कहाँ मासूम हूँ, हीरा से नरगिस बन चुकी हूँ। वो कहने लगी, तो खुदा से हीरा बनकर ही मेरे लिए बेटी मांग लो। मैंने कहा, तुम कहती हो तो मांग लेती हूँ। उसी वक्त शुगन बाई आ गई। कहने लगी, तुम दोनों को बहुत शौक है आज़ाद होने का, मगर डरो उस दिन से जब इस कोठे से आज़ाद हो जाओगी, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। मैंने गुस्से से कहा, ऐसी ज़िंदगी कौन जीना चाहेगा? अब तो मैं इसकी बेटी की दुआ ज़रूर मांगूंगी। पता नहीं कि मेरी दुआओं का नतीजा था या कुछ और। इस बार उसे लड़की पैदा हो गई। वो लड़की बहुत खुश थी। इसके तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो बार बार कह रही थी, अब मैं भी आज़ाद हो जाऊंगी। फिर 1 माह बाद उसकी आज़ादी का दिन भी आ गया और वो भी रेशमा की तरह एक गाड़ी में बैठकर चली गई और मैं देखती रह गई। एक दिन मैं टीवी देख रही थी तो एक खबर पढ़कर चौंक गई। एक नई फिल्म आ रही थी और न्यूज़ वाली लड़की इस फिल्म की कास्ट के बारे में बता रही थी। मैं फिल्म की हीरोइन के तौर पर रेशमा को देखकर दंग रह गई। उसे यहाँ से गए 6 साल होने वाले थे और अब उसकी कामयाबी देखकर मैं जान गई थी कि वो यहाँ से निकलकर कितनी अच्छी रही। मुझे इस पल बहुत गुस्सा आया। मैंने जाकर रतन बाई को कहा कि मुझे भी आज़ाद होना है, मुझे यहाँ से जाना है। रतन बाई मुझे देखकर कहने लगी, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है नरगिस, सोच ले। मैंने कहा, सोच लिया, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे आज़ादी चाहिए। बूढ़ी तवाइफ जल्दी से मेरे पास आई और कहने लगी, ये तू क्या मांग रही है? मैंने कहा, कुछ गलत तो नहीं मांग रही। कितनी ही लड़कियाँ यहाँ से जा चुकी हैं, मैं भी जाना चाहती हूँ। वो कहने लगी, ठीक है, तुम्हें आज़ाद होना है, मैं कर दूँगी, मगर मेरी शर्त याद है ना? मैंने कहा, हाँ, मुझे बेटी जननी है, मैं तैयार हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से चली आई। कुछ देर बाद शगन बाई मेरे पास आई और कहने लगी, ये जुल्म न कर, तू नापाक हो जाएगी। तू अभी तक पाक है और जानती है क्यों? क्योंकि रतन बाई को तुझ में अपनी बेटी नजर आती है, इसलिए वो तुझ पर इतनी मेहरबान थी कि तुझे गंदा नहीं होने दिया। लेकिन तू अभी खुद ये चाहती है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो तुझे समझा ही सकती हूँ, अब आगे तेरी मर्जी। मैं इस वक्त आज़ादी के लालच में इतनी अंधी हो गई कि मुझे कुछ गलत और सही के दरमियान फ़र्क भूल गया। शगन भाई ने कहा, तो पहले सिर्फ डांसर थी, मगर अब तवाइफ बन जाएगी। मैंने तलखी से कहा, आज़ादी के लिए तवाइफ बनना भी मंजूर है। मैंने सोचा एक बार यहाँ से आज़ादी मिल जाए तो देखा जाएगा। इतने सालों से मैं यहाँ कैद थी, अब वक्त आ गया था कि मैं भी आज़ाद होती। आज तक कोई मर्द मेरे पास नहीं आया था, किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था, मगर अब जाहिर है कि ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे गुनाह का खौफ भी था। फिर अचानक एक मंसूबा मेरे जहन में आया जिससे मैं बेटी भी पैदा कर लेती और मुझे गुनाह भी ना होता। मैंने रतन बाई से कहा, तुम जिसको मेरे पास भेजोगी उसे कहना कि मुझसे निकाह कर ले, बेटी पैदा हो जाए तो बेशक छोड़ दे। मैं गुनाह से बचना चाहती हूँ। जाने उसके दिल में क्या आई कि मेरी बात मान ले, वरना मुझे तो डर था कि कहीं वो इनकार न कर दे। मेरा निकाह एक अमीर कबीर आदमी से हो गया जिसने मेरे बदले पूरे 50 लाख रुपए दिए। ये इतनी बड़ी रकम थी जो आज तक किसी लड़की के बदले रतन बाई को नहीं मिली थी। मेरा शौहर पहले से शादीशुदा और 2 जवान बच्चों का बाप था। यहाँ आने वाले ज़्यादातर इसी किस्म के लोग होते थे जो दौलत के पुजारी होते थे। मेरा ज़मीर मुतमईन था कि मैं गलत काम में मुलव्विस होकर अपनी आज़ादी का सौदा नहीं कर रही। मुझे मालूम था कि जैसे ही बेटी पैदा हुई वो मुझे छोड़ देगा। हमारा यही मुआहदा हुआ था। फिर इसके बाद मैं आज़ाद हो जाती। फिर वो वक्त भी आ गया जब मैं हामला हो गई, लेकिन एक डर ये भी लगा रहता
कि अगर बेटा पैदा हो गया तो, मगर कुदरत मुझ पर मेहरबान थी कि मैंने एक बेटी को जन्म दे दिया। वो बहुत खूबसूरत थी। एक बार तो मेरा दिल कांप गया कि मैं इसे यहाँ तवाइफ बनने को छोड़ जाऊंगी, मगर फिर सोचा कि इतने पापड़ इसीलिए तो बेले हैं कि यहाँ से जा सकूं। एक बार मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगी तो फिर इसको आकर ले जाऊंगी। फिर आखिर वो दिन भी आ ही गया जब मेरी आज़ादी थी। मुझे आज तक नहीं पता चला था कि बंद दरवाजे के पीछे क्या होता है। मैं दुल्हन की तरह सजी थी। मेरे लिए शहर की मशहूर ब्यूटिशियन को बुलाया गया। मैंने तैयार होकर खुद को आईने में देखा तो देखती रह गई। बूढ़ी तवाइफ एक बार फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम रुकने वाली नहीं, मगर फिर भी सोच लो, आज़ादी का मतलब वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैंने उसकी मजीद बात नहीं सुनी और लड़कियों के हमरा इस बड़े से कमरे में चले गई। मैंने बस लड़कियों को सजा संवरा इस कमरे में और इसके बाद नीचे जाते देखा था। अब वक्त आ गया था कि मैं भी इस कमरे में जाती जहाँ मेरा जाना पिछले कई सालों से ममनू था। दरवाज़ा खुला और मैंने अंदर कदम रखा। इतने लोगों को देखकर एक लम्हे के लिए मैं घबरा गई। जाने ये सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए थे। मैं तो अंदर की रौनक देखकर ही हैरान रह गई। एक तवाइफ ने मेरे कान में बताया कि ये सारे शहर के अमीर तरीन लोग हैं। मैं समझी कि मेरी आज़ादी है, आज यहाँ आखिरी दिन है। शायद ये सब आखिरी बार मुझे देखने आए हैं। मैंने बहुत कुछ सोच रखा था कि बाहर निकलकर मैं सबसे पहले अपने माँ बाप को ढूंढूंगी, फिर एक इज्जत की ज़िंदगी गुजारूंगी। रतन बाई ने सबको मुखातिब करके कहा, ये हमारी सबसे हसीन लड़की नरगिस है। आज हम इसको अपने कोठे से आज़ाद करने वाले हैं, तो जो इस हसीना को हासिल करना चाहता है वो बोली लगाए। मेरे सर पर जैसे बम फट गया। ये मैं क्या सुन रही थी। मैंने देखा कि बूढ़ी तवाइफ ने आंखों में आंसू भरकर मेरे कान में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज़ादी वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। कितना समझाया था, मगर कुछ न समझी तुम। अब यही किस्मत है तुम्हारी। बोली लगेगी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा तुम उसके हवाले कर दी जाओगी, फिर चाहे वो कोई अयाश वजीर हो या जवारी या कोई बदकिरदार फिल्म प्रोड्यूसर। अब तुम्हारी किस्मत का फैसला सिर्फ और सिर्फ इसी बोली पर है। ये सुनकर मेरे औसान खता हो गए। मैंने फटी फटी नज़रों से सामने रतन बाई को देखा जो मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं थी, वो गाहकों की तरफ मुतवज्जा थी। मैंने सोचा, मुझे बेटी कहने वाली, मुझ में अपनी बेटी देखने वाली आज कैसे मेरी ही बोली लगा रही है। मगर इसमें भी मेरा कसूर था। मैं ही सब जानते बूझते इस गड्ढे में कूदने को तैयार थी। अब जो भी हो रहा था वो मेरी जिद पर हो रहा था। मेरी बोली लगनी शुरू की। कोई 10 लाख कह रहा था, कोई 20 तो कोई 50 लाख। जैसे जैसे बोली बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरी सांस रुक रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने क्या सोचा था और क्या हो रहा था। ये इज्जत थी मेरी जो अब तबाह होने वाली थी। मैं दिल ही दिल में रोने और गिड़गिड़ाने लगी, माफ़ी मांगने लगी कि मौला इस बार बचा ले, मैं मर जाऊंगी। मेरे पीछे बैठी तवाइफ ने मेरे कान में कहा, बोली 1 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो बहुत खुशकिस्मत है नरगिस। मैंने सोचा, मैं कहाँ खुशकिस्मत हूँ, मैं तो बदकिस्मत हूँ। बोली तू बेजान चीज़ों की लगाई जाती है, जिंदा इंसानों की कीमत भी लगती है। ये मुझे आज पता चला। मैं रोना चाहती थी, ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना चाहती थी, वहाँ से उठकर भाग जाना चाहती थी। मगर जाने क्या हुआ कि मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत बनी रह गई। मुझे कुछ पता न चला कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन कितने की बोली लगा रहा है। अचानक 4 करोड़ की आवाज़ आई तो मैं चौंक कर अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। बूढ़ी तवाइफ कहने लगी, रेशमा की बोली 50 लाख लगी थी। अपने वक्त की सबसे ज़्यादा बोली इसकी हुई थी। इसके बाद तू है जिसकी कीमत आसमान तक पहुंच गई है। मैंने देखा कि एक बूढ़े आदमी ने 5 करोड़ की आवाज़ लगाई। मजमे में एकदम सकूत छा गया। सारी गर्दनें उसकी तरफ घूमी थीं। अपने हुलिये से वो कहीं से भी अमीर नहीं लग रहा था। बड़ी हुई दाढ़ी और बड़े बड़े बाल, हुलिये से तो वो एक मजनू लग रहा था। मैंने एक के बाद दूसरी नज़र उस पर न डाली। सब लोग उसको देखकर हंसने लगे कि ये गरीब सा आदमी 5 करोड़ देगा। मैं इन सब की बातों से बेनियाज दुआ कर रही थी कि कोई मुआवजा हो जाए और मैं बच जाऊं। मेरी आंखों के सामने फिर से अंधेरा छाने लगा। वो आदमी जिसे सब झूठा और गरीब कह रहे थे, उसने किसी को फ़ोन किया। मैं दुआ करने लगी इस आदमी के पास पैसे ना हो, मगर आधे घंटे बाद ही उसका आदमी 5 करोड़ की रकम ले आया। सब तमाशबीनों के चेहरे लटक गए कि इस ओल जलोल से आदमी ने मुझ जैसी हुस्न की देवी की बोली जीत ली थी। रतन बाई ने मुझे गले से लगाते हुए सर्द आवाज में कहा, जाओ, तुम्हें किया इस कोठे से आज़ाद, दी तुम्हें इस कैद से रिहाई, अब तुम्हें मिल गई आज़ादी। मेरे पैरों में तो जैसे जान नहीं रही थी। 1-2 लड़कियां ही मुझे इर्द गिर्द से पकड़कर इस शख्स की गाड़ी में बिठा गईं।
वो आदमी अपने ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया और गाड़ी एक अनजान मंजिल की तरफ चल दी। मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह लरस रहा था। मैं दुआएं करने लगी। मैंने इस आज़ादी का ख्वाब तो नहीं देखा था। मुझे अब पता चल रहा था कि रतन बाई के कोठे से आज़ादी दरअसल किसी और की गुलामी होती है। गाड़ी एक बड़े से घर के आगे आके रुकी। इस आदमी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं और अंदर बढ़ गया। सारे रास्ते उसने एक बार भी मुझे पलट कर नहीं देखा, ऐसे जैसे उसे किसी बात से फर्क नहीं पड़ता था। अभी हम घर के अंदर आए ही थे कि पीछे पीछे एक और गाड़ी भी आ गई। इसमें से रतन बाई अपने कुछ आदमियों के साथ निकले। इसके हाथ में वही नोटों वाला बैग था। मैं खुश हो गई कि वो यकीनन इस आदमी के पैसे उसे देकर मुझे ले जाने आई थी। इस आदमी ने, जिसका नाम मुझे अभी तक मालूम नहीं था, हैरानी से रतन बाई को देखा और पूछा, एक कोठे की नायिका का यहाँ क्या काम? वो कहने लगी, बरसों पहले तुम मोहब्बत का दाना फेंक कर हमारी बेटी को ले गए और आज पैसे फेंक कर। हमें तो मालूम ही नहीं था कि तुम कौन हो। 20 साल बाद जो देखा था, फिर राजू ने बताया कि 20 साल बाद हमारे दामाद एक बार फिर हमें खाली करके चले गए। कोई और नरगिस को ले जाता तो हमें इतना दुख ना होता, मगर तुम ही एक बार फिर हमारे बाजार की रौनक हमसे छीन लोगे। ये हमें मंजूर नहीं है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम नरगिस को किसी और को सौंप देंगे। तुम ये अपने पैसे लो और नरगिस को हमारे हवाले करो। इनकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि इस आदमी ने ही रतन बाई की बेटी मालिनी को वहां से भगाकर शादी कर ली थी। 23 साल पहले की बात थी, यानी वो आदमी रतन बाई का दामाद था। मैंने सोचा, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई। रतन बाई मुझे लेने आ गई थी, मगर मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उस आदमी ने इनकार कर दिया और कहा, मैं तुम्हारा ग्राहक था रतन बाई, और तुम्हें पैसों से गर्ज होनी चाहिए, ना कि इससे कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं। 100 लोगों के सामने तुमने सौदा किया है, अब तुम मुकर नहीं सकती। अगर तुमने मुकरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा कोठा 1 मिनट में बंद करवा दूंगा। मुझे वो पहले वाला मोमिन खान ना समझना जो तुम्हारे डर से कई साल छुपता रहा, इसलिए चली जाओ। मैं नाम सुन के चौंक गई, लेकिन फिर रतन बाई को जाते देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो मायूस होकर वापस जा रही थी। मैं डरने लगी कि अब जाने के आदमी मेरे साथ क्या सलूक करेगा, मगर उसने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया और अंदर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। वो अजीब आदमी था। कुछ देर बाद अंदर से एक मुलाजमा बाहर निकली और मुझे एक कमरे में छोड़ गई। मैंने जाकर सबसे पहले जेवर उतारा और मुंह हाथ धोया और नमाज पढ़ने लगी। गड़गड़ा कर अपनी इज्जत की हिफाजत की दुआएं मांगने लगी। मेरी बीवी भी मशहूर तवाइफ थी, रतन बाई की बेटी थी। इसका नाम मालिनी था, मगर मुझसे शादी के बाद उसका नाम मरियम हो गया। इस जमाने में 23 साल पहले एक तवाइफ को भगा ले जाना मामूली बात नहीं थी, मगर फिर हमने शादी कर ली। खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। फिर हमारी बेटी पैदा हो गई और हम इसकी परवरिश में लग गए। शुरू में तो सब ठीक रहा क्योंकि मेरे हालात ठीक रहे, मगर फिर जैसे ही हालात ख़राब हुए मेरी बीवी का किरदार भी ख़राब होने लगा। आखिर थी तो तवाइफ ना, कब तक वफादारी निभाती। मुझसे बेवफाई करके दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला लिया। वो यहाँ तक सुना कर रुका तो मैंने सोचा, ये तो मेरे माँ बाप की कहानी जैसी है, लेकिन मेरी माँ तो तवाइफ नहीं थी। इस आदमी ने 2 लम्हे बाद दोबारा कहानी शुरू की। मुझे उसकी बेवफाई का पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर चूंकि मैं उससे मोहब्बत करता था इसलिए उससे कहा कि वो हमारी बेटी की खातिर राह रास्त पर आ जाए तो मैं उसे माफ़ करके सब कुछ भुला दूंगा। मगर वो मुझसे तलाक लेकर और मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गई। शुरू के 1-2 माह तो मेरी बेटी को मुझसे मिलाती रही, मगर फिर न जाने वो तीनों कहाँ चले गए। वो मुझे पैसों की वजह से छोड़ कर गई थी, इसलिए मैंने अपना मकसद सिर्फ पैसा कमाना बना लिया। दूसरी शादी का दिल नहीं किया क्योंकि मैं शायद आज भी इसकी यादों के सहारे जिंदा हूँ। इतने सालों में कमाया पैसा भी जब मुझे सुकून न दे तो इसी कोठे पर जाना शुरू कर दिया जहाँ इसकी यादें थी। न जाने क्यों तुम्हारी शक्ल में मुझे वो नाचती गाती नजर आती थी। एक कशिश मुझे तुम्हारी तरफ खींच ले जाती थी। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्यों आज़ाद करवा के लाया हूँ, मगर मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हें इस कैद से रिहाई दिलवाने के लिए अगर मुझे अपनी सारी जायदाद भी रतन बाई को देनी पड़ती तो मैं दे देता। मैं नहीं जानता ये जज्बा क्या है, मगर अब तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। मैं कुछ और कहना चाहती थी, मगर मेरे मुंह से निकला, क्या मैं आपकी बीवी की तस्वीर देख सकती हूँ? उसने अपने बटुए की जेब से एक छोटी सी तस्वीर निकालकर मुझे दिखाई। इसमें वो शख्स अपनी बीवी और 5 साला बेटी के साथ खड़ा था। वो तस्वीर देखकर मैं दंग रह गई। मेरी पूरी हस्ती जैसे जलजलों की जद में आ गई। वो तो मेरे ख़ानदान की तस्वीर थी, मेरे माँ बाप की। बेख्तियार मेरे आंसू बहने लगे। मैंने आवाज़ दी, बाबा ये मैं हूँ, आपकी हीरा, आपकी बेटी। वो जैसे करंट खाकर पलटे।
मुझे बेयकीनी से देखा। मेकअप से बेनियाज चेहरे में उन्हें अपनी बेटी दिखाई दी तो मुझे गले से लगा लिया। मेरी दुआएं कबूल हो गई थीं। मैं हकीकी मायनों में आज़ाद हो गई थी। मैं कुछ अरसे बाद अपनी बेटी को भी ले आई। मेरे बाबा की उजड़ी ज़िंदगी में हम माँ बेटी की वजह से रौनक लग गई थी। 2 साल गुजरने के बाद मेरे बाबा ने अपने भतीजे से मेरी शादी कर दी और मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लिया। अब वही इसकी परवरिश कर रहे थे। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरे इतने सालों की कैद का मुझे बहुत खूबसूरत इनाम मिला था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।